प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो जैसा कि हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया, हमारा संधि टॉपिक, मुझे पूर्ण आशा है कि वो टॉपिक आपके समझ में आया और आपने अच्छे तरीके से घर पे उसे तैयार भी किया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है समास, क्योंकि ग्रामर के अंदर है वो क्रमबद्धता का सिद्धांत लागू होता है। ये नियम संधि के बाद कारक पे चले जाएं, वाच्य परिवर्तन पे चले जाएं। संधि के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आज समास पढ़ेंगे। तो देखो, आज सिर्फ हम पढ़ेंगे समास का साधारण परिचय, क्योंकि पहले परिचय, क्योंकि शिक्षा का एक सूत्र होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले हम मोटे तौर पे पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी बातों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, समास है तो समास शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यानी समास शब्द है वो उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसकी देखते हैं। समास शब्द में सम उपसर्ग है, अस धातु और घ प्रत्यय। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग, अस धातु और घ प्रत्यय। अस धातु का अर्थ होता है होना, यानी समान होना क्या कहलाता है? समास। कि जिस प्रकार हिंदी में इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यही बात इसने बताई है। सम उपसर्ग, अस धातु और घ प्रत्यय से मिलकर क्या बने? हमारा समास शब्द क्या बने? समास शब्द। और घ प्रत्यय जुड़ते ही शब्द है वो क्या हो जाता है? पुल्लिंग। तो समास शब्द भी पुल्लिंग है, जिस प्रकार हमने संधि में पढ़ा था अभी, की प्रत्यय जुड़ते ही शब्द क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। तो संधि शब्द भी पुल्लिंग था और समास शब्द भी क्या हमारा? पुल्लिंग है। अब देखो परिभाषा इसकी है समसनम समास है। समसनम समास है कि समान होना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दूसरी साधारण परिभाषा हम देखें तो संक्षिप्त करणीयम करणम समास है। संक्षिप्त करणम समास है। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, जैसे हम एस के अंदर पढ़ते हैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, छोटी टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, यानी छोटा करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हमारे पास हिंदी में मान लो उदाहरण है विद्यालय, और उसका हमें क्या करना है? समास विग्रह करना है। विद्यालय का समास विग्रह करेंगे तो विद्या का आलय, विद्या का आलय। तो विद्या का आलय उसको हमने क्या बना दिया? विद्यालय बना दिया। छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? इस कारण ये क्या है? ये परिभाषा हमें समझा रही है। संक्षिप्त करनी, छोटा करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास है वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से वो देखते हैं। पहला हमारा होता है केवल समास। कौन सा होता है? केवल समास, जो हमारे 10th में 9th में इन कक्षाओं में काम नहीं आता है, कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करने के लिए कार्य में आता है केवल समास। दूसरा हमारा होता है अव्ययभाव समास। कौन सा? अव्ययभाव समास। इस समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। पूर्व पद क्या हो? अव्यय, यानी पहला पद जिस समास में क्या हो? अव्यय। अव्यय क्या होता है? ए प्लस व्यय, दो शब्दों से मिलकर क्या बने? हमारा अव्यय बने। ए का अर्थ नहीं, व्यय का अर्थ होता है खर्च, अर्थात वे शब्द जो तीनों लिंगों लकारों वचनों में कभी भी क्या परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो पहला पद होगा अव्ययभावी समास में क्या होगा? वो अव्यय। पूर्व पद, पूर्व का अर्थ पहला, पद का अर्थ पद, अव्यय का अर्थ अव्यय, यानी जहां प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, वह कौन सा समास होता है? हमारा अव्ययभावी समास। अब दूसरा आता है तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? जहां दोनों पदों में क्या है? एक समान विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। जहां दोनों पदों में क्या है? एक समान विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और कर्मधारय और द्विगु को किसका भाग माना जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष का। कर्मधारय द्विगु दोनों को किसका भाग मानते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष का भाग मानते हैं, क्योंकि इन समास का जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में क्या है? एक समान विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। इस कारण इनको क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष का भाग माना जाता है। और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष, जहां क्या है? दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। तो ये खुद स्वयं तत्पुरुष समास है। ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। जैसे द्वितीय व्यक्ति में हो गया, तृतीय तत्पुरुष हो गया, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया, पंचमी तत्पुरुष हो गया, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तो ये क्या है? 6 प्रकार का होता है। और अब देखो समानाधिकरण में हमने क्या पढ़ा? अभी कर्मधारय और द्विगु समास है वो क्या होते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष के भाग होते हैं। अब हम जान लेते हैं कर्मधारय क्या होता है, द्विगु क्या होता है। द्विगु तो बिल्कुल सरल है, जहां पर पहला पद क्या हो? संख्यावाची। पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो। कोई उदाहरण आ गया हमारे सामने, त्रिलोक। अब त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। तो यहाँ हमें पता चल गया समास कौन सा है? द्विगु समास है, क्योंकि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। जहां पूर्व पद संख्यावाची हो वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब देखिए कर्मधारय के बारे में जानते हैं। कर्मधारय होता है विशेषण विशेष्य बहुलम, यानी जहां एक पद के द्वारा दूसरे पद की क्या बताई जाए?
विशेषता, जहां एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाए, या जहां एक पद की दूसरे पद के साथ क्या की जाए, तुलना की जाए, वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मान लो हमारे सामने उदाहरण है नील कमलम, नील कमलम। अब हिंदी में इसका विग्रह करें, क्या होगा, नीला है जो कमल। अब नील है वो क्या कर रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा। अभी कमल कैसा है, नीले रंग का है। तो रंगों के नाम जितने भी होते हैं सारे विशेषण, तो यहाँ विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। तो हमें पता चल गया समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास की तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है, समानाधिकरण और व्यतिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष हमारे कौन से होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास को समानाधिकरण तत्पुरुष माना जाता है, और व्यतिकरण है वो 6 प्रकार का होता है, वो विभक्तियों में चलता है। अब इसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा आता है, द्वंद्व समास की जिस समास में दोनों पदों की क्या हो, प्रधानता, उभय पद प्रधान है, द्वंद्व है। कि जहां दोनों पद, उभय का अर्थ होता है दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। की जहां दोनों पदों की क्या हो, प्रधानता हो, वहां द्वंद्व समास होता है। इसके बाद हमारा आता है अंतिम बहुव्रीहि। बहुव्रीहि भी दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्यतिकरण। वही बात ऊपर तत्पुरुष वाली इसमें है कि जहां दोनों पदों में क्या होगी, समान विभक्ति होगी, वहां समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा, और जहां दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां प्रयुक्त की जाएगी, वहां क्या होगा, व्यतिकरण तत्पुरुष समास, वो व्यतिकरण बहुव्रीहि समास से होगा। तो बहुव्रीहि समास का परिभाषा देखें तो क्या होती है बहुव्रीहि समास की, भी अन्य पद प्रधान हो, जहां पे न तो पहला पद न दूसरा पद, कोई अन्य पद की प्रधानता हो, कोई अलग पद की प्रधानता हो, वहां कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कि बहुव्रीहि समास को भी दो भागों में बांटा, समानाधिकरण और व्यतिकरण। जहां दोनों पदों में समान विभक्ति हो, वहां समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है, और जहां दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां प्रयुक्त की जाए, वहां व्यतिकरण व्यतिकरण बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो समास विग्रह की परिभाषा क्या है। समास विग्रह क्या होता है, और समस्त पद, दो ही बातें आएंगी हमारे आगे जब हम समास पढ़ेंगे। हम समास विग्रह करेंगे और समस्त पद बनाएंगे। तो समास विग्रह क्या होता है, जैसे मान लो उदाहरण है हमारे सामने, ये समास विग्रह रमायाः पति, रमायाः पति। तो यहाँ क्या है, रमाया में विभक्ति है, पति में विभक्ति है, तो जहां क्या हो, कारक और विभक्ति युक्त हो, वह तो क्या होता है, समास विग्रह। जहां कारक और विभक्ति युक्त हो, यानी जहां विभक्ति का नाम कारक है, समझ लो विभक्तियां जहां पर लगी हो, वहां पे कौन सा है, समास विग्रह। वहां कौन सा है, वो समास विग्रह। और समस्त पद या समासिक पद क्या होता है, रमापति। जहां क्या हो जाए, कारक और विभक्तियां न हो, उनका क्या हो जाए, मध्य में लोप हो जाए। जहां कारक और विभक्ति का मध्य में क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वो तो समस्त पद होगा। और जहां कारक और विभक्ति लगे हुए होंगे, वो क्या होगा, हमारा समास विग्रह। क्या होगा, वो समास विग्रह। जहां कारक और विभक्ति लगे हुए हैं, वो समास विग्रह, और जहां कारक विभक्ति नहीं है, वो क्या है, हमारा समस्त पद है। तो आज हमने ये नॉर्मल परिचय पढ़ा समास का। आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद। अपना नियमित अध्ययन जारी रखो।